हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राष्ट्रवादी आंदोलन के उग्र राष्ट्रवाद का विकास हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से होता है। तो उसके अंदर हम 1905 से 1918 के बीच में उग्र राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से हुआ है वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारा टॉपिक है संप्रदायवाद का विकास किस तरीके से होता है। संप्रदायवाद का विकास, ये संप्रदाय का विकास है किस तरीके से होता है। तो 19वीं सदी के अंत तक की बात करें, 19वीं सदी के अंत तक 19वीं सदी के अंत तक क्या हुआ था। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ संप्रदायवाद ने भी सर उठाया था। इसके कारण भारतीय जनता और राष्ट्रीय आंदोलन की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ। इससे पहले कि हम संप्रदाय के उदय और विकास का वर्णन करें, इस शब्द की परिभाषा कर लेना उचित होगा। संप्रदायवाद मूल रूप से विचारधारा है। सांप्रदायिक दंगे एक विचारधारा के अनेक परिणामों में से एक परिणाम है। संप्रदायवाद इस विश्वास का नाम है कि चूंकि कुछ लोग किसी विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके पार्थिव एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हित भी समान होते हैं। और यह इस विश्वास का नाम है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अलग अलग और विशिष्ट समुदाय हैं और किसी धर्म के मानने वाले के धार्मिक हित ही नहीं बल्कि पार्थिव हित भी समान होते हैं। भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु न है और न हो सकती है, बल्कि इसके बजाय यहाँ केवल हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र आदि हैं। भारत उपरोक्त कारण से धार्मिक समुदाय का एक महासंघ मात्र है। संप्रदायवाद में यह दूसरी धारणा भी निहित है कि किसी भी धर्म के अनुयायियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हित किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के हितों से भिन्न होते हैं। संप्रदायवाद का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायी और विभिन्न धार्मिक समुदायों के हितों का परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इस चरण में संप्रदायवाद यह दावा करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के पार्थिव हित समान नहीं हो सकते और उनके पार्थिव हितों को एक दूसरे से टकराना निश्चित है। अब यह बात सही है कि संप्रदायवाद मध्यकाल का अवशेष है तथा तब से चला आ रहा है। हालांकि धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और धर्म को लेकर कभी कभी भी झगड़ते भी रहे हैं। फिर भी 1870 के दशक के पहले तक शायद किसी भी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा है। सांप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। इसकी जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित है। सांप्रदायवाद का उदय जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक नई आधुनिक राजनीति का परिणाम है। इसके कारण जनता से व्यापक संबंध बनाने और उसकी आस्था जीतने और नई पहचान कायम करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। फिर हम बात करें यहाँ पर कि यह प्रक्रिया है अनिवार्यतः कठिन, धीमी और जटिल रही है। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्र, वर्ग, सांस्कृतिक, भाषाई पहचाने और आधुनिक विचारों का उदय और प्रसार आवश्यक है। नई और अपरिचित होने के कारण ये नई पहचानें भी धीमे धीमे या उतार चढ़ाव के साथ विकसित हुई हैं। अक्सर लोग नई वास्तविकता को समझने, व्यापक संबंध बनाने, नई पहचानें कायम करने के लिए जाति, स्थान, पंथ और धर्म की पुरानी और परिचित पहचानों का उपयोग करते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्र, जातीयता और वर्ग की नई आधुनिक और ऐतिहासिक रूप से आवश्यक पहचान स्थापित हुई है। दुर्भाग्य से भारत में अनेक दशकों के बाद भी यह प्रक्रिया अभी तक अधूरी है, क्योंकि जैसा यहाँ पर कहा जा चुका है कि भारत पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से एक निर्माणाधीन राष्ट्र ही बना रहा है। खास करके धार्मिक चेतना देश के कुछ भागों और जनता के कुछ वर्गों में सांप्रदायिक चेतना बनकर के रह गई है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। आधुनिक राजनीतिक चेतना खास तौर पर मुसलमानों में देरी से विकसित हुई है। निम्न मध्य वर्ग के हिंदुओं और पारसियों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ है और उसी वर्ग के मुसलमानों में वह उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ सका है। जैसा कि हम देख आए हैं कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। वास्तव में विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों से खास तौर पर बदला चुकाया था। अकेले दिल्ली में 27,000 मुसलमान फांसी से लटका दिए गए। इसके बाद से मुसलमानों को लगातार शंका की दृष्टि से देखा जाता रहा है, पर 1870 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण ब्रिटिश राजनेता भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठे हैं। देश में एकजुट राष्ट्रीय भावना के विकास को रोकने के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की नीति पर
और भी सक्रियता से काम करने और जनता को धार्मिक आधार पर बांटने का, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत की राजनीति में सांप्रदायिक और अलगाववाद प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के रूप में सामने आने और मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नव शिक्षित वर्गों को अपनी ओर खींचने का फैसला किया है। उन्होंने भारतीय समाज में दूसरी तरफ भी फूट डाली है। बंगाली वर्चस्व का नाम लेकर उन्होंने प्रांतवाद को हवा दी है। गैर ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणों और निचली जातियों को ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने जाति प्रथा का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। संयुक्त प्रांत बिहार में हिंदू और मुसलमान हमेशा से शांतिपूर्वक रहते आए थे। वहां उन्होंने राजभाषा के पद से उर्दू को हटा करके हिंदी को दिए जाने के आंदोलन का खुलकर प्रोत्साहन किया है। दूसरे शब्दों में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को उचित मांगों का भी भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। औपनिवेशिक सरकार ने हिंदू और मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना है। उन्होंने सांप्रदायिक नेताओं को उनके सहभागियों या सहधर्मियों के वास्तविक प्रतिनिधि मानने में कोई देरी नहीं लगाई है। उन्होंने प्रेस, पुस्तकों, पोस्टरों, साहित्य, सार्वजनिक मंचों से जहरीले सांप्रदायिक विचार और सांप्रदायिक घृणा फैलाने की पूरी छूट यहाँ पर दी है। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और लेखकों आदि को जिस तरह अक्सर उत्पीड़ित किया जाता था, यह बात उनके ठीक विपरीत है। धार्मिक अलगाववाद की प्रवृत्ति के विकास में सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सैयद अहमद खान एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, मगर अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रूढ़िवादी विचारों के हो गए। 1880 के दशक में अपने विचारों को छोड़कर के उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर के भिन्न भिन्न बल्कि एकदम अलग अलग हैं, और इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता की यहाँ पर क्या डाली है, नींव डाली है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश भी दिया है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उन्होंने उसका विरोध करने का और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर के ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया है। वे अब ये भी कहने लगे कि चूंकि हिंदू भारतीय जनता का बहुमत भाग है, इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने या समाप्त होने पर वे मुसलमानों को दबाकर रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे बदरुद्दीन तैयब जी की कांग्रेस में शामिल होने की अपील का कोई ध्यान न दे। ये विचार निसंदेह अवैज्ञानिक और वास्तविकता से दूर थे। हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्मों को मानते अवश्य थे, फिर भी इसके कारण उनके आर्थिक और राजनीतिक हित अलग अलग न थे। भाषा, संस्कृति, जाति, वर्ग, सामाजिक स्थिति, खान पान, वस्त्र परिधान, सामाजिक कृत्य आदि में हिंदू अपने साथी हिंदुओं से और मुसलमान दूसरे मुसलमानों से अलग थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू और मुसलमान जनता वर्गों में समान जीवन प्रणालियां विकसित कर ली थी। एक बंगाली मुसलमान और एक पंजाबी मुसलमान की तुलना में एक बंगाली मुसलमान और एक बंगाली हिंदू में बहुत सी बातें साझी थी। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवाद हिंदू मुसलमान दोनों को बराबरी या मिलकर दमन और शोषण कर रहा था। यहाँ तक कि 1884 में सैयद खान ने लिखा था कि क्या आप एक ही देश में नहीं रहते? क्या आप एक ही धरती पर जलाए और दफनाए नहीं जाते? क्या आप एक जमीन पर नहीं चलते? क्या एक ही धरती पर नहीं रहते? याद रखिए, हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक अंतर के लिए है, वरना सभी लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बल्कि देश में रहने वाले ईसाई भी इस खास अर्थ में एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। इसलिए इन सभी विभिन्न मतों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है। इसलिए देश को जो सबका देश है, उसके भले के लिए एक एक व्यक्ति को एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए। तो प्रश्न यह है कि मुसलमानों में सांप्रदायिक और अलगाववाद विचार प्रवृत्तियां कैसे विकसित हुई। कुछ हद तक इसका कारण शिक्षा, व्यापार, उद्योग में मुसलमानों का तुलनात्मक पिछड़ापन था। मुस्लिम उच्च वर्गों में अधिकांशतः जमींदार और अभिजात लोग थे, क्योंकि 19वीं सदी के पहले 70 वर्षों में उच्च वर्ग के मुसलमान बहुत ब्रिटिश विरोधी, रूढ़िवादी और आधुनिक शिक्षा के दुश्मन थे। इसलिए देश में शिक्षित मुसलमानों की संख्या बहुत कम रही है। फलस्वरूप आधुनिक पश्चिमी विचार, जिनका आधार विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद था, मुसलमान बुद्धिजीवियों में नहीं फैले हैं। वे परंपरा के दास और पिछड़े बने रहे हैं। बाद में सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ, बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे लोगों के प्रयासों के कारण मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ है। लेकिन मुसलमानों में शिक्षित लोगों का भाग हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों से बहुत कम रहा है। इसी तरह उद्योग और व्यापार के विकास में मुसलमानों में शिक्षित उद्योगपतियों, व्यापारियों की कम संख्या के कारण प्रतिक्रियावादी बड़े जमींदार मुस्लिम जनता पर अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहे हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि भूस्वामी और जमींदार, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने स्वार्थ के कारण ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, पर हिंदुओं में आधुनिक बुद्धिजीवियों और उभरते हुए व्यापारी और उद्योगपति वर्ग से जमींदारों से नेतृत्व छीन लिया।
और दुर्भाग्य से मुसलमानों की स्थिति इसके ठीक यहाँ पर विपरीत रही है। मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन का एक और घातक परिणाम हुआ, जो कि सरकारी नौकरी और व्यवसायों के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी। इसलिए इस क्षेत्र में मुसलमान दूसरों से पीछे रह गए थे। इसके अलावा मुसलमानों को 1857 की बगावत के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मान करके सरकार उनके खिलाफ 1858 से ही जानबूझकर भेदभाव करती आ रही है। जब मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा कुछ फैली भी, तब भी वह शिक्षित मुसलमान के सामने व्यापार और व्यवसाय के बहुत कम अवसर थे। तब वह अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी का मुंह देखता था। और कुछ भी हो, एक पिछड़ा उपनिवेश होने के कारण भारत में जनता के लिए रोजगार के बहुत कम अवसर थे। और इन हालात में ब्रिटिश अधिकारियों और जी हुजूर मुसलमान नेताओं के लिए शिक्षित मुसलमानों को शिक्षित हिंदुओं के खिलाफ भड़काना बहुत आसान था। और सैयद अहमद खान और अन्य नेताओं ने यह मांग उठाई कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के साथ खास व्यवहार किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर शिक्षित मुसलमान ब्रिटिश शासन के वफादार रहें, तो सरकार नौकरियां और दूसरी विशेष कृपाओं के रूप में उन्हें समुचित पुरस्कार देगी। और कुछ जी हुजूर हिंदू और पारसी भी इसी तरह के तर्क देने की कोशिश करते रहे, मगर वे हमेशा मामूली अल्पमत में बने रहे। नतीजा यह हुआ कि जब पूरे देश में व्यापक पैमाने पर राजतंत्र और राष्ट्रवादी वकील, पत्रकार, छात्र, व्यापारी और उद्योगपति राजनीतिक नेता बन रहे थे, तब भी मुसलमानों में वफादार जमींदार और सेनानिवृत्त सरकारी नौकरी ही राजनीतिक जनमत को प्रभावित करते रहे हैं। मुंबई वह पहला प्रांत है जहां बहुत पहले ही मुसलमानों ने व्यापार और शिक्षा को अपनाया था, और वहां राष्ट्रीय कांग्रेस की कतार में बदरुद्दीन तैयबजी, आर.एम. सयानी, ए. भीमजी और युवा वकील मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रतिभाशाली मुसलमान मौजूद थे। और समस्या के इस पक्ष को संक्षेप में सामने रखने के लिए हम जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज में एक उदाहरण देते हैं। हिंदू और मुसलमान मध्य वर्गों के विकास में एक पीढ़ी या इससे कुछ अधिक समय का अंतर रहा है, और यह अंतर आज भी अनेक राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी दिशाओं में दिखाई दे रहा है। और यही वह पिछड़ापन है जो मुसलमानों में भय की मानसिकता पैदा करता है। इतिहास का छात्र होने के नाते हमें यह जानना चाहिए कि उन दिनों स्कूलों, कॉलेजों में जिस तरह से भारतीय इतिहास की शिक्षा दी जाती थी, उनके कारण भी शिक्षित हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं का विकास हुआ है। ब्रिटिश इतिहासकार और उसका अनुकरण करने वाले भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा है। तुर्क, अफगानिस्तान, मुगल शासकों के शासन को मुस्लिम शासन कहा गया है। मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता जितनी ही पीड़ित और करों के बोझ से दबी थी, और दोनों को यहाँ पर शासक, दरबारी, सरदार, जमींदार, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, एक समान अपमान की दृष्टि से देखते थे, उन्हें कीड़े मकोड़े समझते थे। फिर भी इन लेखकों ने ऐलान किया कि मध्यकालीन भारत में सारे मुसलमान शासक थे और सारे ही गैर मुसलमान शासित थे। वे यह सब बात सामने न ला सके कि हर जगह की तरह भारत में प्राचीन और मध्यकालीन युग में राजनीति का आधार आर्थिक और राजनीतिक हित थे, न कि धार्मिक विचार। शासकों और विद्रोहियों दोनों ने धर्म का उपयोग अपने भौतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं को छिपाने के लिए एक बाहरी खोल या आवरण के रूप में यहाँ पर किया था। फिर हम बात करें, इसके अलावा ब्रिटिश और सांप्रदायिक इतिहासकारों ने भारत में एक समन्वित संस्कृति की धारणा पर भी चोट की है। निश्चित ही भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां मौजूद थी, लेकिन इस विविधता का कोई धार्मिक आधार नहीं था। किसी एक क्षेत्र में लोगों और एक ही क्षेत्र में उच्च एवं निम्न वर्गों के साझे सांस्कृतिक इतिहासकारों का दावा था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का अलग अलग अस्तित्व है। इतिहास के प्रति हिंदू सांप्रदायिक दृष्टिकोण इस भ्रामक धारणा का भी सहारा होता था कि भारतीय समाज और संस्कृति प्राचीन काल में महानता और आदर्श की ऊंचाइयों पर विराजमान थी, पर मध्यकाल में मुस्लिम भारत शासन और प्रभुत्व के कारण उनका निरंतर पतन आरंभ हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी, धर्म और दर्शन, ज्ञान और साहित्य, कला और साहित्य, संस्कृति और समाज और फलों, सब्जियों, वस्त्रों में मध्यकाल का जो भी बुनियादी योगदान था, उसे नकारा जाने लगा। इस बात को अनेक समकालीन प्रेक्षकों ने देखा और समझा है। उदाहरण के लिए गांधी जी लिखते हैं कि जब तक स्कूल और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा अत्यंत विस्तृत इतिहास पढ़ाया जाता है, तब तक सांप्रदायिक सद्भाव स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता है। साथ ही इतिहास के प्रति सांप्रदायिक दृष्टिकोण को कविता, नाटकों, ऐतिहासिक उपन्यासों और कहानियों, समाचार पत्रों, लोकप्रिय पत्रिकाओं, बच्चों की पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और सबसे बढ़कर के सार्वजनिक मंचों से मौखिक रूप से कक्षाओं में अध्यापन, परिवार के द्वारा होने वाले समाजीकरण और आपसी बातचीत के द्वारा भी व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माताओं ने इस बात को अच्छी तरह समझा था कि एक राष्ट्र के रूप में भारतीयों को डालना एक धीमा और कठिन काम है। इसके लिए जनता को लंबे समय तक राजनीतिक शिक्षा देनी होगी। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की
कि राष्ट्रवादी आंदोलन सभी भारतीयों को साझे राष्ट्रीय, आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर एकताबद्ध करने का प्रयास करते हुए उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सावधानी पूर्वक रक्षा करेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए दादाभाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी, धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल नहीं देगी। और 1889 में कांग्रेस ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि अगर किसी प्रस्ताव को कांग्रेस के मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत मुसलमानों के लिए हानिकारक समझता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अनेक मुसलमान इसमें शामिल हुए। दूसरे शब्दों में यह समझकर कि राजनीतिक का आधार धर्म और समुदाय नहीं होना चाहिए, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के राजनीतिक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से उग्र राष्ट्रवादी जहां सभी दूसरी बातों में आगे की ओर बढ़ा हुआ एक कदम था, वही राष्ट्रीय एकता के विकास की दृष्टि से यह एक पिछड़ा हुआ कदम था। कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने भाषण और लेखन धार्मिक और हिंदू रंगत में रंगे हुए होते थे। उन्होंने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को नकारात्मक प्राचीन भारतीय संस्कृति पर जोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को हिंदू धर्म और हिंदुओं से जोड़ा है। उन्होंने समन्वित संस्कृति के तत्वों को छोड़ने के प्रयत्न किए हैं। उदाहरण के लिए तिलक जी ने शिवाजी गणपति उत्सवों का प्रचार किया है। अरविंद घोष ने अर्ध रहस्यवादी ढंग से भारत की माता भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म बतलाया है। आतंकवादी देवी काली के आगे शपथ लेते थे और बांग्ला विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभ गंगा में डुबकियां लगा करके किया गया। ये बातें शायद ही मुसलमानों को पसंद आती थी। वास्तव में ऐसे काम अनेक धर्म के विपरीत होते थे और यह आशा नहीं की जाती थी कि मुसलमान होते हुए भी इन देशी दूसरी गतिविधियों से अपने को जोड़े, और मुसलमानों से यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि वे शिवाजी या राणा प्रताप का गुणगान करके उनकी ऐतिहासिक भूमिकाओं के कारण नहीं, बल्कि विदेशियों के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रीय नायकों के रूप में ज़्यादा देखें। उत्साह के बाद वही काम स्वयं करें। अगर किसी का मुसलमान होना भी उसे विदेशी कहने का आधार न हो, तो अकबर और औरंगजेब को किसी भी तरह विदेशी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि प्रताप और अकबर और शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई को उनके विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखा जाए। अकबर और औरंगजेब को विदेशी कहने और प्रताप और शिवाजी को राष्ट्रीय नायक का दर्जा देने का मतलब यह है कि हम 20वीं सदी में भारत के प्रचलित सांप्रदायिक दृष्टिकोण को पीछे के इतिहास पर लागू कर रहे हैं। एक विकृति का इतिहास ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए यह धक्का भी था। फिर बात करें, इसका मतलब यह नहीं था कि उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम विरोधी या पूरी तरीके से सांप्रदायवादी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तिलक समेत उनमें से अधिकांश हिंदू मुस्लिम एकता के यहाँ पर समर्थक भी थे। उनमें से अधिकांश के लिए मातृभूमि और भारत माता की धारणा एक आधुनिक धारणा थी, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं था। उनमें से अधिकांश का राजनीतिक चिंतन अतीत के मोह में ग्रस्त न होकर के आधुनिक था। आर्थिक बहिष्कार का उनका प्रमुख राजनीतिक अस्त्र और उनका राजनीतिक संगठन दोनों वास्तव में बहुत आधुनिक थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर 1916 में तिलक ने घोषणा की कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। विदेशीपन का संबंध हितों से है। विदेशीपन का संबंध निश्चित ही गोरी और काली चमड़ी से, धर्म से नहीं है। यहाँ तक कि क्रांतिकारी आतंकवादी भी आयरलैंड, रूस और इटली जैसे यूरोपीय देशों के क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित थे, न कि काली पूजा और भवानी पूजा से। पर जैसा कि पहले यहाँ पर कहा जा चुका है कि उग्र राष्ट्रवादियों और राजनीतिक कार्यों और विचारों के कुछ कुछ हिंदू रंगत भी हुआ करती थी। यह बात खास तौर पर के हानिकारक सिद्ध हुई है, क्योंकि चालाक ब्रिटिश और ब्रिटिश समर्थक प्रचारकों ने इस हिंदू रंगत का लाभ उठा करके मुसलमानों के मन में जहर भरा है। नतीजा यह हुआ कि शिक्षित मुसलमान बड़ी संख्या में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग रहे हैं और उनके शत्रु बन गए हैं। इस तरह वे आसानी से अलगाववादी दृष्टिकोण के शिकार हो गए हैं। इस हिंदू रंगत से हिंदू संप्रदायवाद को भी यहाँ पर वैचारिक सहारा दिया गया है। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए अपने बीच में हिंदू सांप्रदायिक राजनीति और विचारधारा के तत्वों का विनाश कर सकना कठिन हो गया है। इससे मुस्लिम राष्ट्रवादियों पर एक मुस्लिम रंगत भी चढ़ी है। तो भी वकील अब्दुल रसूल और हर्षद मोहानी जैसी प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवी स्वदेशी आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्रांतिकारी आतंकवादियों में शामिल हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के प्रमुख युवक नेताओं में से एक के रूप में विख्यात हुए हैं। इनका कारण यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन दृष्टिकोण या विचारधारा में मूलतः धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा है। तब गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद
MV अंसारी, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जैसे नेता सामने आए तो यह धर्मनिरपेक्षता और भी यहाँ पर मजबूत होती है। देश के आर्थिक पिछड़ेपन ने भी, जो कि औपनिवेशिक अल्प विकास की देन है, सांप्रदायवाद के उदय में सहायता की है। आधुनिक औद्योगिक विकास के अभाव में बेरोजगारी भारत में खासकर शिक्षित लोगों के लिए एक तीखी समस्या बन गई थी। नतीजा यह हुआ कि जो भी नौकरियां थी उनके लिए प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। दूरदृष्टि रखने वाले भारतीयों ने इस बीमारी को पहचाना और एक ऐसी आर्थिक राजनीतिक प्रणाली के लिए कार्यरत रहे जिनमें देश का आर्थिक विकास हो और रोजगार की कोई कमी न हो। लेकिन दूसरे बहुत से लोगों ने इसके लिए नौकरियों में संप्रदाय, प्रांत और जाति के आधार पर आरक्षण जैसे अल्पदर्शी एवं अल्पावधि वाले हल सुझाए। रोजगार के उपलब्ध और सीमित अवसरों में एक बड़ा हिस्सा पाने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाएं, बाद में जातिगत और प्रांतीय भावनाएं भी भड़काने की कोशिश की। जो लोग हताश होकर के रोजगार ढूंढ रहे थे, उनके लिए ऐसे संकुचित विचारों के प्रति कुछ तत्कालिक आकर्षण अवश्य था। और इस स्थिति में सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान नेताओं, जातियों के नेताओं, बांटो तथा राज करो की नीति चलाने वाले अधिकारी गण को कुछ सफलता अवश्य मिली है। अनेक हिंदू हिंदू राष्ट्रवाद की और अनेक मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रवाद की बातें करने लगे और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग यह नहीं समझ सके कि उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कठिनाइयां विदेशी शासन में उनकी साझी पराधीनता और आर्थिक पिछड़ेपन की उपज थी, और यह कि केवल साझे प्रयासों के द्वारा ही वे देश को मुक्त करा सकते हैं, उनका आर्थिक विकास कर सकते हैं और इस तरह बेरोजगारी जैसी साझी समस्याओं का हल कर सकते हैं। कुछ लोगों का मत था कि सांप्रदायिकता के विकास का एक प्रमुख कारण यह है कि देश में अनेक धर्म मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बहुधार्मिक समाज में सांप्रदायिकता का विकास अनिवार्य है। यह बात सही नहीं है। यहाँ हमें धर्म और संप्रदाय में अंतर समझना होगा। धर्म एक विश्वास प्रणाली है और लोग अपने व्यक्तिगत विश्वासों का एक अंग के रूप में उसका पालन करते हैं। इसके विपरीत सांप्रदायवाद धर्म पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक पहचान की विचारधारा का नाम है। धर्म सांप्रदायवाद का कारण नहीं है और न ही सांप्रदायवाद धर्म से प्रेरित होता है। धर्म सांप्रदायवाद में वहीं तक शामिल है जहाँ तक धर्म बाहर के क्षेत्र में उपजी राजनीति के साधन के रूप में काम करता है। सांप्रदायवाद का एक बहुत सही वर्णन यह किया जा सकता है कि धर्म का राजनीतिक व्यापार है सांप्रदायवाद। 1937 के बाद धर्म का उपयोग सांप्रदायवादियों ने जनता को गतिमान बनाने के लिए किया था। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का धर्म से कोई विरोध नहीं था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है केवल यह कि धर्म व्यक्ति के निजी जीवन तक सीमित रहे, राजनीति या राज्य में उसका कोई सरोकार न रहे। जैसा कि गांधी जी ने बार बार कहा है, धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, इसे राजनीति और राष्ट्रीय मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षित मुसलमानों और बड़े मुस्लिम नवाबों और जमींदारों के बीच अलगाववादी और वफादारी की प्रवृत्तियां तब चरम सीमा पर पहुंची। तब 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में आखिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना एक वफादार, सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई। उसने उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की, बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों की मांग की और बाद में यहाँ पर वायसराय लॉर्ड मिंटो की सहायता से उसने अलग अलग चुनाव मंडलों की मांग उठाई, उसे मनवा भी लिया। इस तरह जब राष्ट्रीय कांग्रेस सांप्रदायवादी विरोधी आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उठ रही थी, तब मुस्लिम लीग और प्रतिक्रियावादी नेता यह प्रचार कर रहे थे कि मुसलमानों के हित हिंदुओं के हित से अलग हैं। मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां विदेशी शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थी। इसके बाद लीग लगातार के कांग्रेस की हर राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक मांग का विरोध करती रही है और इस तरह वह अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली बनी रही है, जो कहते हैं कि वे मुसलमानों के विशेष हितों की सुरक्षा करेंगे। लीग जल्द ही इस प्रमुख अस्त्रों में से एक बन गई जिसकी सहायता से अंग्रेज उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन से निपटने और मुस्लिम शिक्षित वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने की आशा करते हैं। मुस्लिम लीग की उपयोगिता बढ़ाने के लिए जनता से संपर्क करने और उसका नेतृत्व संभालने में अंग्रेजों ने उसे प्रोत्साहित किया है। और यह सही है कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन पर शिक्षित नगरवासियों का वर्चस्व था, मगर उनका साम्राज्यवाद विरोधी अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सभी भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग और उनके उच्च वर्गीय नेताओं के हितों की मुस्लिम जनता के हितों में बहुत कम संभावना थी और यह मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता की तरह विदेशी साम्राज्यवाद से पीड़ित थी। लीग की यह बुनियादी कमजोरी देशभक्त मुसलमानों पर धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और शिक्षित मुसलमान युवक खास तौर पर उग्र राष्ट्रवादी विचारों से यहाँ पर आकर्षित थे। और इसी तरह मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और मजहरुल हक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन की स्थापना हुई और ये युवक
अलीगढ़ संप्रदाय और बड़े नवाबों और जमींदारों की वफादारी की राजनीति को नापसंद करते थे और स्वय शासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के पक्ष में प्रचार किया है। ऐसी ही राष्ट्रवादी भावनाएं पारंपरिक मुसलमान उलेमाओं के एक भाग में उभर रही है। इसका नेतृत्व मदरसा देवबंद करता था और इन विद्वानों में सबसे प्रमुख थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया है। इस पत्र की स्थापना उन्होंने 1912 में की थी और जब वे केवल 24 वर्ष के थे। मौलाना मोहम्मद अली और आज़ाद और दूसरे युवकों ने साहस और निर्भयता का संदेश दिया और कहा कि इस्लाम और राष्ट्रवाद का आपस में कोई विरोध नहीं है। 1911 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच लड़ाई छिड़ गई। 1912 और 13 में तुर्की का बाल्कान के देशों से युद्ध हुआ और उस समय तुर्की का शासक स्वयं को खलीफा यानी कि तमाम मुसलमानों का धर्मगुरु भी कहता था। इसके अलावा मुसलमानों के लगभग सभी धर्म स्थल तुर्की के साम्राज्य में स्थित थे। भारत में तुर्की के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई और डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया। चूँकि बाल्कन युद्ध के दौरान उसके बाद भी ब्रिटेन की नीति है तुर्की के प्रति सहानुभूतिपूर्ण न थी, इसलिए तुर्की समर्थक और खलीफा समर्थक यानी कि जो मुखालफत की भावनाएं, साथ ही साम्राज्यवाद विरोधी की भी यहाँ पर बातें की गई और वास्तव में अनेक वर्षों तक यानी 1912 से 1924 तक 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीग राष्ट्रवादी युवकों के सामने पूरी तरीके से दबे रहे। दुर्भाग्य से बुद्धिवादी विचारों वाले आज़ाद जैसे कुछ और लोगों को छोड़कर के अधिकांश उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम युवकों ने राजनीति के प्रति आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि जिस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उन्होंने उठाया वह स्वाधीन यानी राजनीतिक स्वाधीनता का नहीं बल्कि धर्म स्थानों और तुर्क साम्राज्य की रक्षा का प्रश्न था। साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक दुष्परिणाम को समझने और उनका विरोध करने के बजाय वे साम्राज्यवाद से इस बात पर लड़ रहे थे कि वह खलीफा और उसके धर्म स्थानों के लिए खतरा था। तुर्की के प्रति उनकी सहानुभूति का आधार भी धार्मिक था। उनकी राजनीतिक अपील धार्मिक भावनाओं को संबोधित थी। इसके अलावा जिन नायकों, कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का सहारा लिया गया वे प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की न थी बल्कि पश्चिमी एशिया के इतिहास से यहाँ पर ली गई थी। और यह सही है कि इस दृष्टिकोण का भारतीय राष्ट्रवाद से तत्काल कोई टकराव यहाँ पर नहीं था, बल्कि उसने अपने समर्थकों को साम्राज्यवाद विरोधी ही यहाँ पर बनाया है। शिक्षित मुसलमानों में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को बल पहुंचाया है, लेकिन कालांतर में यह दृष्टिकोण भी हानिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि अपने राजनीतिक प्रश्नों को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की आदत को मजबूत किया है। खैर कुछ भी हो, इस तरह की राजनीतिक गतिविधि मुस्लिम जनता में आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में सहायक हुई है। इसी के साथ हिंदू यहाँ पर सांप्रदायिकता का भी जन्म हो रहा था। हिंदू सांप्रदायिकता विचार फैल रहे थे। अनेक हिंदू लेखकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीग के विचारों और कार्यक्रम को भी दोहराया है। 1870 के बाद से ही हिंदू जमींदारों, सूदखोरों और मध्यम वर्गीय पेशेवर लोगों ने मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काना आरंभ कर दिया। भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक समझ को पूरी तरीके से अपना करके ये लोग मध्यकाल में निरंकुश मुस्लिम शासन की और मुसलमानों को उत्पीड़न से हिंदुओं को बचाने के संबंध में अंग्रेजों की मुक्तिदायी भूमिका की बातें करते थे और इसके बारे में लिखते थे कि संयुक्त प्रांत और बिहार में उन्होंने सही तौर पर हिंदी का सवाल उठाया है मगर उसे एक सांप्रदायिक रंग दे दिया है और इस अनऐतिहासिक धारणा का प्रचार किया है कि उर्दू मुसलमानों की और हिंदुओं की भाषा है। और 1890 के तत्काल बाद के वर्षों में पूरे भारत में गोहत्या विरोधी प्रचार का अभियान चलाया गया और यह अभियान अंग्रेजों के नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश फौजी छावनियों को बड़े पैमाने पर गोहत्या कर के लिए यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की यहाँ पर स्थापना हुई। इसके नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस की इस बात के लिए यहाँ पर चोटें भी की कि सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस की साम्राज्यवादी विरोधी राजनीति का विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में हिंदू विदेशी सरकार को खुश रखें। इसके एक नेता थे लालचंद ने घोषणा की कि हिंदू स्वयं को पहले हिंदू और फिर भारतीय माने। अप्रैल 1915 में कासिम बाजार की महाराजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का यहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ, पर वर्षों तक यह कुछ कमजोर संगठन ही बना रहा। इसका एक और कारण यह था कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग का हिंदुओं से ज़्यादा आसार था।
और दूसरी ओर मुसलमानों पर प्रमुख अभाव अभी भी जमींदार नौकरशाही और पारंपरिक धार्मिक मुल्लाओं का भी था। इसके अलावा औपनिवेशिक सरकार हिंदू संप्रदाय को कम सहायता से या समर्थन देती थी, क्योंकि वह मुस्लिम संप्रदाय पर बुरी तरीके से निर्भर थी। एक ही साथ दोनों तरह के संप्रदाय को आसानी से खुश नहीं रख सकती थी। फिर बात करते हैं राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध की। राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रवादी व प्रथम विश्व युद्ध। तो राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है? जून 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसमें एक और ब्रिटेन, फ्रांस और इटली और रूस, जापान थे और अमेरिका भी बाद में उसमें शामिल हो गया था। तो 1914 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1914 में। इसमें एक और कौन कौन थे? एक और थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान। और बाद में क्या आ जाता है? अमेरिका भी उनसे आ मिला था। तो अमेरिका भी यहाँ पर आ जाता है। तो एक तरफ तो थी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान, अमेरिका, और दूसरी ओर थी यहाँ पर, दूसरी ओर प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन थे? यहाँ पर दूसरी ओर थी जर्मनी और तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो इस तरीके से एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान, अमेरिका आ जाता है बाद में, और एक तरफ थे जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो युद्ध के ये वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के परिपक्व होने के दिन थे। आरंभ में लोकमान्य तिलक समेत जो जून 1914 में जेल से छूटे थे, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयासों में सहयोग का निश्चय किया, और यह निश्चय इस गलत धारणा पर आधारित था कि कृतज्ञ होकर के ब्रिटेन भारत की वफादारी का पुरस्कार देगा, भारत स्वशासन की ओर एक लंबी छलांग लगाने में समर्थ होगा। उन्होंने इस बात की पूरी तरीके से नहीं समझा कि प्रथम विश्व युद्ध की विभिन्न शक्तियां अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए भी लड़ रही हैं। फिर बात करते हैं होम रूल लीग की। होम रूल लीग का क्या होता है? होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के अंदर साथ ही अनेक भारतीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से समझा कि सरकार तब तक कुछ वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उसके ऊपर जनता का दबाव न डाला जाए। इसलिए एक वास्तविक राजनीतिक जन आंदोलन आवश्यक है। कुछ और कारण भी राजनीतिक आंदोलन की इसी दिशा में धकेल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध ने, जिसमें यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में लड़ रही थी, एशियाई जनता के मुकाबले यूरोप के कारण भारत की निर्धन वर्गों की यहाँ पर बदहाली और भयानक हुई। इसके लिए युद्ध का मतलब था करों का भारी बोझ और रोजमर्रा की जरूरतों का लगातार महंगा होना। ये वर्ग किसी भी जुझारू विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए थे। तो ये वर्ग यहाँ पर जुझारू में शामिल होने के लिए तैयार थे। परिणाम स्वरूप युद्ध में ये वर्ष तीखे राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन के वर्ष थे। लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सकता था, क्योंकि वह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। जनता के बीच कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। इसलिए 1915 से 16 में दो होम रूल लीगों का स्थापना हुआ। इनमें से एक के नेता थे लोकमान्य तिलक और दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेजी प्रशंसका श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में था। इन दो होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से पूरे देश में इस मांग को प्रचारित किया कि युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वशासन दिया जाए। और यही वह आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी स्वशासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक ने नारा दिया था। और कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी भी होम रूल लीग में यहाँ पर शामिल हो गए, और इस होम रूल लीग पर जल्द ही सरकार का प्रकोप टूटा और जून 1917 में एनी बेसेंट को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर के सितंबर 1917 में उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया। यानी जून में एनी बेसेंट को कब गिरफ्तार किया था? जून 1917 में गिरफ्तार किया था, और सितंबर सितंबर यानी कि 1917 में सिर्फ 3 महीने के अंदर इसको छोड़ दिया गया। युद्ध के इस काल में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ।
आतंकवादी संगठन बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर पूरे उत्तरी भारत तक फैल गए। इसके अलावा अनेक भारतीय ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने लगे। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की यहाँ पर स्थापना की और इस पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख किसान और भूतपूर्व सैनिक थे, जो वहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए गए थे, जिनको वहाँ खुले रूप से नस्ली और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह वखना गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। पार्टी का आधार उनका साप्ताहिक पत्र गदर था, जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे और पत्र गदर ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है और तनख्वाह मौत यानी इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। इस पार्टी की विचारधारा बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थी। सोहन सिंह वखाना, जो बाद में पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता बने, इनके शब्दों में, हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म देशभक्ति था। मेक्सिको, जापान, चीन, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड और हिंद चीन और पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका जैसे दूसरे देशों में भी पार्टी के सक्रिय सदस्य मौजूद थे। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारी युद्ध चलाने का संकल्प किया और 1914 में जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध फूटा, गदर पार्टी यानी गदरपंथी यहाँ पर हथियार और धन भारत भेजने लगे और यहाँ के सैनिकों और स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से विद्रोह का आरंभ किया। कई हजार लोगों ने भारत वापस जाने की इच्छा यहाँ पर प्रकट की। इसके खर्च के लिए कई लाख डॉलर की रकम जमा की गई। कईयों ने अपने जीवन भर की बचाई रकम दे दी और जमीन जायदाद बेच दिए। गदर पंथियों ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूरे भारत में सैनिकों से संपर्क किया और अनेक रेजिमेंटों को विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। अंततः पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 को तारीख निश्चित हुई और दुर्भाग्य से अधिकारियों को इस योजना का पता चल गया। उन्होंने तत्काल यहाँ पर कार्यवाही की। विद्रोही रेजिमेंटों को तोड़ दिया गया, उनके नेताओं को जेल या फांसी की सजाएं सुना दी गई। उदाहरण के लिए 23वें घुड़सवार दस्ते के 12 लोगों को फांसी दे दी गई और पंजाब में गदर पार्टी के नेता और सदस्य बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। उनमें से 42 को फांसी दे दी गई, 114 को उम्र कैद की दे दी गई, 93 को लंबी लंबी जेल सजाएं भी हुई हैं। इनमें से अनेक ने रिहा होने के बाद पंजाब में किरती, मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना की। कुछ प्रमुख गदर नेता इस प्रकार थे: बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह वखाना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मौलवी बरकतुल्ला। गदर पार्टी से प्रेरित होकर के सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया और एक तीखी लड़ाई के बाद वे कुचल दिए गए। इस लड़ाई में अनेक लोग मारे गए, दूसरे 37 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और 41 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। भारत में और बाहर दूसरे क्रांतिकारी भी सक्रिय थे। 1915 में एक असफल क्रांतिकारी प्रयास में जतिन मुखर्जी, जिन्हें वांधा जतिन कहा जाता है, बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, अब्दुल रहीम, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, चंपक रमन पिल्ले, सरदार सिंह राणा और मादाम भीखाजी कामा कुछ ऐसे प्रमुख भारतीय थे जिन्होंने भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई हैं और क्रांतिकारी प्रचार किया है और समाजवादियों और दूसरे साम्राज्यवादी विरोधियों का समर्थन भारत की स्वाधीनता के लिए प्राप्त किया गया। फिर बात करें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये होता है 1916 में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो राष्ट्रवादियों को जल्द ही पता चल गया कि उनकी फूट से उनके उद्देश्य की हानि हो रही है, इसलिए उन्हें सरकार के विरोध में एकजुट होना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाएं और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की यहाँ पर दो घटनाएं हुई। पहली यह थी कि कांग्रेस के दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। पुराने विवादों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। फूट के कारण कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने फौरन बदली हुई स्थिति को समझा
और कांग्रेसियों के दोनों समूह को एकजुट करने में लग गए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को मनाने के लिए उन्होंने यह घोषणा की कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यह बात कह दूं कि जैसा कि आयरलैंड में आयरिश होम रूलवादी कर रहे हैं, हम भी भारत में प्रशासन प्रणाली में सुधार के प्रयास कर रहे हैं, न कि सरकार को उखाड़ फेंकने के। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में हिंसा के जो काम किए गए हैं वे न केवल मेरे लिए अरुचिकर हैं, बल्कि मेरी राय में उन्होंने दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक प्रगति की गति को काफ़ी हद तक धीमा किया है। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की उभरती लहर ने पुराने नेताओं को भी मजबूर किया है। वे लोकमान्य तिलक एवं अन्य उग्र राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में दोबारा आने का स्वागत करें। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था और इसने स्वशासन के लिए और भी संवैधानिक सुधारों की यहाँ पर मांग की है। दूसरे हम बात करें लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुला करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने सांझी राजनीतिक मांगे रखी हैं। युद्ध और दो होम रूल लीगों के कारण यह देश के एक नई भावना पैदा हो रही है और कांग्रेस का चरित्र बदल रहा है। तब मुस्लिम लीग में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि शिक्षित मुसलमान युवक उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को अपना रहे हैं और युद्ध के कारण इस दिशा में और भी विकास हुआ है। फलस्वरूप 1914 में सरकार ने अब्दुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली के पत्र कामरेड को यहाँ पर बंद कर दिया गया। उसने अली भाइयों मौलाना अब्दुल अली और शौकत अली, हजरत मोहानी और अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद कर दिया गया। कम से कम अंशतः ही सही सभी सही युवकों को इस राजनीतिक उग्रता की अभिव्यक्ति लीग में हुई। धीरे धीरे उसने अलीगढ़ संप्रदाय के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण के खोल से बाहर निकलना आरंभ कर दिया और कांग्रेस की नीतियों के करीब आने लगे। कांग्रेस और लीग की एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। उसे आमतौर पर लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है और दोनों को करीब लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की रही है। उन्होंने क्योंकि दोनों मानते थे कि केवल हिंदू और मुसलमान एकता के साथ द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। तब तिलक ने यहाँ पर घोषणा की। क्या घोषणा की थी तिलक ने? तिलक यहाँ पर उस टाइम पर घोषणा करते हैं कि महानुभावों, तुम लोगों से यह बात कही है कि हम हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों को बहुत सी छूटें दी हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहता हूँ कि हम बहुत कुछ दे भी नहीं सकते, तो मैं पूरे भारत के हिंदू समुदाय की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर स्वशासन के अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिए जाएं, तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। अगर ये अधिकार हिंदू जनता के निचले और सबसे निचले वर्गों को दिए जाएं, तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। जब हम एक तीसरे दल से लड़ रहे हों, तो यह आवश्यक है कि हम इस मंच पर नस्ल से एकजुट, धर्म से एकजुट और सभी तरह के राजनीतिक विश्वासों से एकजुट होकर खड़े हों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव पारित किया। अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक साझी योजना सामने रखी गई। मांग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन देने की घोषणा करे। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में ये महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। दुर्भाग्य से इसने हिंदू और मुसलमान यानी हिंदू और मुस्लिम जनता को शामिल नहीं किया। अलग अलग चुनाव मंडलों के घातक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और यह इस धारणा पर आधारित था कि शिक्षित हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग राजनीतिक इकाइयां मान करके फिर उनको साथ लाया जाए। दूसरे शब्दों में उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे वे समझ सके कि राजनीति में हिंदू और मुसलमान के रूप में उनके अलग अलग हित नहीं है। इसलिए लखनऊ समझौते के बाद भी भविष्य में भारतीय राजनीति में सांप्रदायवाद की फिर से सर उठाने की गुंजाइश बनी रही। फिर भी लखनऊ की घटनाओं का अत्यधिक तत्कालिक प्रभाव पड़ा है। नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश अत्यधिक राजनीतिक उत्साह से भर उठा था। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी राष्ट्रवादियों को खुश करना अब जरूरी समझा। अभी तक वह राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए भयानक दमन का सहारा लेती रही है। उग्र राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों की बड़ी संख्या में जेलों में डाला गया या बदनाम भारत रक्षा कानून और ऐसे दूसरे कानून के अंतर्गत नज़रबंद किया गया। अब सरकार ने राष्ट्रवादी जनमत को संतुष्ट करने का फैसला किया और 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की आधिकारिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना
उनकी नीति थी। फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की, पर भारतीय राष्ट्रवाद इतने से संतुष्ट न हो सका और वास्तव में अब राष्ट्रीय आंदोलन इस स्थिति में आ गया था कि शीघ्र ही वे अपने तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर सके, और यह चरण गांधीवादी युग के जन संघर्षों का चरण था। तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे स्वराज के लिए संघर्ष फर्स्ट, उसको हम पढ़ेंगे। उसके अंदर स्वराज के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें किस तरीके से संघर्ष किया गया है। फिर हम स्वराज के लिए संघर्ष सेकंड पढ़ेंगे जिसमें नई शक्तियों का आविर्भाव हुआ था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।